दिल्ली के अंदर एक शादी हो रही थी, जिस शादी के अंदर दूल्हा बारात लेकर पहुंचता है और वहां पर अच्छी तरह से बारातियों का और दूल्हे का स्वागत किया जाता है। इसके बाद शादी के काम को आगे बढ़ाया जाता है और दूल्हे को ले जाकर मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से लड़की से शादी करवा दी जाती है। अब यह सब कुछ बारात के अंदर आया हुआ एक ऐसा व्यक्ति देखता है जो दूल्हे के परिवार के ज़्यादा करीब तो नहीं था, लेकिन बारात के अंदर उसे बुलाया गया था और यह सब कुछ देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यह लड़का जिसकी शादी हो रही है वह हिंदू है, लेकिन इसकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से क्यों हो रही है। लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद उस लड़के की शादी वहाँ पर दोबारा से चालू की जाती है और इस बार वो शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो रही थी। इन सभी चीज़ों को देखकर वह व्यक्ति पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और तभी दूल्हे के जो नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं उनके पास जाकर उनसे इस बात के बारे में पूछने लगता है। जब वह लोग उसे इस बात की सच्चाई बताते हैं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो उस व्यक्ति को इस बात को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है और वो सोचने लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा होने लगे तो देश के अंदर जितने भी खराब हालात हैं वो सभी के सभी सुधर जाए और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। क्या कहानी थी इसके पीछे जो एक लड़के की दोनों तरह से शादी कराई जा रही थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के एक प्राइवेट कॉलेज में एक अमीर लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है नीरज। नीरज के पिता व्यापारी हैं और अच्छा खासा रुपया पैसा उनके पास है। उस कॉलेज के अंदर ज्यादातर अमीर लोग ही पढ़ा करते थे, क्योंकि गरीबों के बस की उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं था। वह काफी बड़ा कॉलेज था और उस कॉलेज की फीस लाखों रुपए में थी, तो इसी वजह से ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे ही उस कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे। कॉलेज की जिस क्लास में नीरज पढ़ा करता है उसी क्लास के अंदर एक सोफिया नाम की लड़की भी पढ़ा करती है और जैसे नीरज पहली नजर सोफिया को देखता है तो उसके बाद उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद जो नीरज होता है वह सोफिया की तरफ देखता रहता है और देखकर मन ही मन बहुत कुछ उसके बारे में सोचा करता है। यह सब कुछ सोफिया भी नोटिस कर लेती है और जैसे सोफिया एक दिन नीरज को अकेला पाती है तो उसके बाद पूछने लगती है कि नीरज, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देखा करते हो? अब यह सब कुछ देखकर नीरज थोड़ा सा डर जाता है और उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही देखा करता था, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद सोफिया एकदम से मुस्कुराने लगती है और ये जो सोफिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ये नीरज के लिए इशारा था कि सोफिया के दिल में भी नीरज के लिए कुछ ना कुछ है। इसके बाद नीरज और सोफिया एक दूसरे से कॉलेज के अंदर प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं। पूरे कॉलेज के अंदर यह बात पता चल जाती है कि नीरज और सोफिया एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, क्योंकि अब वो हर जगह एक दूसरे के साथ बैठकर बातें किया करते और अच्छा समय व्यतीत किया करते। यह बात धीरे धीरे सोफिया के घर वालों तक भी पता चल जाती है और जैसे सोफिया के पिता को पता चलता है कि उनकी बेटी एक हिंदू लड़के से प्यार किया करती है तो इस बात को लेकर वह काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और जैसे सोफिया कॉलेज से घर आती है उसके बाद वह उस पर चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि तू समाज में हमारी नाक कटाएगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता जो कुछ भी तू सोच रही है। सोफिया, जिसको भी ये नहीं पता है कि उसके पिता को सब कुछ पता चल गया है, उसके बाद वो कहने लगती है कि पिताजी, ऐसा क्या गलत मैंने कर दिया जो मैं आपकी नाक कटा रही हूँ? तो उसके बाद जो सोफिया के पिता होते हैं वह उसे धमकाते हुए बताने लगती है कि कॉलेज के अंदर जो कुछ भी तू कर रही है उस सभी के बारे में मुझे पता चल गया है। दरअसल सोफिया के पिता का एक बिजनेस पार्टनर होता है जिसका एक लड़का होता है जिसका नाम शाहनवाज होता है और शाहनवाज भी उसी कॉलेज के अंदर पढ़ा करता है जहाँ पर सोफिया पढ़ा करती है। एक दिन वो उसे नीरज के साथ बैठा हुआ देख लेता है और जब उसे पता चलता है तो वह पूरी बात सोफिया के पिता को बता देता है। जैसे सोफिया ये बात सुनती है कि पिता को सब कुछ पता चल गया है तो उसके बाद वो पिता से बातें करने लगती है और कहती है कि पिताजी, नीरज एक बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है, आप उसी से मेरी शादी करा दो और हम दोनों बड़े ही खुश रहेंगे। लेकिन जो सोफिया के पिता होते हैं वो उससे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर कॉलेज जाकर तुझे ये सब कुछ ही करना है तो आज के बाद तेरा कॉलेज जाना बंद है और तू घर पर ही रहेगी। यह सुनकर सोफिया पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अभी तक उसे अपने पिता पर विश्वास था, क्योंकि पिता अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन जब पिता ने अपने समाज की तरफ देखा तो उसके बाद वह इस शादी से मना कर देते हैं और सोफिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। अब जैसे ही अगले दिन नीरज कॉलेज आता है तो वहां पर उसे सोफिया नहीं मिलती है और वह सोफिया को लेकर चिंता करने लगता है। सोचता है कि कहीं सोफिया की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, उससे बात करके देखता हूँ। यही सोचकर नीरज अपना फोन निकालता है और फोन निकालने के बाद सोफिया को फोन मिला देता है। जैसे ही सोफिया नीरज का फोन उठाती है तो फोन पे एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त होती हुई दिखाई दे रही थी। वह नीरज से सच्चा वाला प्यार किया करती थी। इधर नीरज जो कि सोफिया से सच्चा प्यार किया करता था वह भी सोफिया को रोते हुए देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उसे चुप होने के लिए कहता है।
थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाता है और वह सोफिया से बात करने लगता है। नीरज सोफिया से रोने का कारण पूछता है तो सोफिया उसे सारी बात बता देती है कि मेरे और तुम्हारे बारे में पिताजी को पता चल गया है और जब मैंने पिताजी से तुमसे मेरी शादी कराने के लिए कहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और मुझे कॉलेज तक नहीं जाने दे रहे हैं। यह बात सुनकर नीरज भी बड़ा ही परेशान हो जाता है और वह पहले तो सोफिया को सहारा देता है, कहता है कि नहीं सोफिया, ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और मुझे तुमसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हम दोनों एक साथ ही शादी करेंगे और मैं सबसे पहले जाकर अपने घर वालों से बात करता हूं। यह कहकर नीरज ने फोन काट दिया था और उसके बाद सोचता हुआ अपने घर चला जाता है अपने माता पिता से इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए। जैसे वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पिताजी तो कंपनी में गए हैं, कोई जरूरी मीटिंग है, उसको लेने के बाद वापस लौटेंगे। नीरज अपने घर बैठा बैठा राह देखता रहता अपने पिता के आने की और अभी तक वह अपनी मां को भी इस बारे में कुछ नहीं बताता है। मां भी बेटे के इस व्यवहार को देखकर बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि बेटा जब से आया है काफी जल्दबाजी में दिखाई दे रहा है और वह बार बार जब अपने बेटे से पूछा करती है कि बेटा तू इतना परेशान क्यों है, तो वह कह देता है कि मां कोई बात नहीं, पिताजी को आ जाने दो, जब पिताजी आ जाएंगे तो मैं आप दोनों को एक बात बताना चाहता हूं जो बात मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यह बात सुनकर मां भी काफी ज्यादा टेंशन लेने लगती है और थोड़ी देर में जो नीरज के पिता होते हैं वह भी वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद जो नीरज होता है अपने माता पिता को अपने साथ बिठाता है और बिठाने के बाद उन्हें पूरी की पूरी सच्चाई बता देता है कि वह कॉलेज के अंदर एक सोफिया नाम की लड़की से प्यार किया करता है और वह उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। यह बात सुनते ही जो नीरज के पिता है वह भी एकदम से गर्म हो जाते हैं और अपने बेटे से उस लड़की को भूल जाने के लिए कहने लगते हैं क्योंकि वह लड़की मुस्लिम थी और नीरज के पिता ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे उनके बेटे की जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, क्योंकि यह इनका इकलौता बेटा था और वह अपने बेटे को किसी भी मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। इसी वजह से वह अपने बेटे से साफ साफ मना कर देते हैं और यह पहली बार था जब नीरज के पिता ने नीरज से किसी चीज के लिए मना किया था। दरअसल नीरज अपने माता पिता का इकलौता लड़का था और वह बचपन से ही उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हुए आए थे, लेकिन आज जैसे ही उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर की तो उसके बाद पिता को मजबूरन मना करनी पड़ती है और वो कहता है कि बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नीरज इस बात को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, मैं उसी लड़की से प्यार करता हूं और अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। माता पिता बच्चे की जिद को समझते हैं और वो सोचने लगते हैं कि 2-4 दिन का प्यार का बुखार है और ये उतर जाएगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उससे कह देते हैं कि बेटा भले ही तू जीवन भर शादी ना कर, लेकिन हम लोग तुम्हारी उस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। यह सुनकर जो नीरज होता है वो पूरी तरह से उदास हो जाता है और चुपचाप घर के अंदर ऐसे ही रहने लगता है। और इसके बाद जो नीरज होता है वह सोफिया से बस फोन पर ही बातें किया करता है, वह कॉलेज भी जाना बंद कर देता है और घर के अंदर वह भी ऐसे ही पड़ा रहता है। सोफिया से बातें करने के दौरान एक दिन जो नीरज होता है वो सोफिया से कहने लगता है कि सोफिया, क्यों ना हम घर छोड़कर भाग चलें, इससे कम से कम हम दोनों एक साथ तो रह लेंगे और ये समाज वाले हमें एक नहीं होने देंगे। इसके बाद सोफिया इस बात को सुनकर थोड़ी सी ठिठक जाती है और कहती है कि नीरज, भले ही ये समाज वाले हमें एक ना होने दें, लेकिन मैं अपने पिता की इज्जत पर दाग नहीं लगा सकती। अगर मैं इस घर को छोड़कर भाग गई तुम्हारे साथ तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो नीरज कहता है कि फिर क्या किया जाए, मेरे घर वाले भी शादी के लिए एग्री नहीं है और तुम्हारे घर वाले भी शादी के लिए एग्री नहीं है। तो सोफिया इस बात को सुनकर एक बार तो फूट फूट कर रोने लगती है और थोड़ी देर में शांत होने के बाद नीरज से कहने लगती है कि नीरज, ये समाज वाले हमें एक साथ जीने तो नहीं दे सकते, लेकिन हम एक साथ मर तो सकते हैं। इस बात को सुनकर नीरज थोड़ा सा ठिठक जाता है, लेकिन फिर भी वह सोफिया से सच्चा प्यार किया करता था तो उसका साथ देने का फैसला करता है। कहता है कि हाँ सोफिया, बताओ हमें क्या करना होगा। तो वो कहने लगती है कि देखो, अपने आप को इस दुनिया से विदा करना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हम लोग दोनों आज से ही खाना पीना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे हम लोग कमजोर होकर इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाएंगे और जैसे हम इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाएंगे उसके बाद ना तो हमारे घर वालों को इज्जत धूमिल होगी और ना ही तुम्हारे घर वालों की इज्जत पर कोई दाग आएगा। यह बात नीरज को भी सही लगती है और वह सोफिया के साथ मिलकर खाना पीना आज से ही छोड़ देता है। उसके बाद जो सोफिया के घर वाले होते हैं वो उसे खाना खाने के लिए कहा करते हैं, तो सोफिया अपने खाने को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उस खाने को अपने कमरे में बिस्तर के नीचे रख दिया करती है। जब भी उसके कमरे में नौकरानी सफाई करने के लिए आती है तो वह मना कर दिया करती है और ऐसा ही नीरज अपने घर पे करने लगता है। अब इसके बाद जैसे इन दोनों को भूखा प्यासा रहे लगभग 48 घंटे होते हैं तो उसके बाद इन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है,
लेकिन एक कमरे के अंदर एक दूसरे से बातें किया करते और बातें करके अपना मन लगाया करते। तीसरा दिन हो जाता है और तीसरे दिन इन दोनों की हालत ऐसी हो जाती है, जैसे सोफिया अपने घर वालों के सामने जाती है तो उसके चेहरे पर कमजोरी साफ साफ दिखाई दे रही थी और एकदम से वो चक्कर खाकर गिर जाती है। जैसे सोफिया को चक्कर आते हैं तो उसके पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, तो वह पूरी तरह से घबरा जाते हैं और घबराने के कारण अपनी बेटी को सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। उधर जो नीरज था उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन अभी तक वो किसी भी तरह से इन सब चीजों को सहन कर रहा था। जैसे ही सोफिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर साहब चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और ना ही पानी पिया है। इसी वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और डॉक्टर साहब उसे ग्लूकोज लगाने लगते हैं। लेकिन सोफिया डॉक्टर साहब से ग्लूकोज लगाने के लिए मना कर देती है और जब उसके पिता उसे हॉस्पिटल लाने के लिए कह रहे थे तो वह बार बार उनसे मना कर रही थी, लेकिन जबरदस्ती माता पिता उसे हॉस्पिटल ले आए थे। जब डॉक्टर से वो ग्लूकोज लगाने से भी मना कर देती है तो उसके बाद उसके माता पिता उससे पूछने लगते कि बेटी आखिर ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो सोफिया रोने लगती है, लेकिन डॉक्टर साहब को ग्लूकोज तक नहीं लगाने देती है। इसके बाद जो पिता होता है बड़ा ही परेशान होता है, वह अपनी बेटी को धमकाने भी लगता है, लेकिन बेटी का रो रो कर बुरा हाल था और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि डॉक्टर साहब किसी भी तरह से उसे ठीक करें। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसके बाद सोफिया की जो माँ होती है वह अपनी बेटी के सामने रोने लगती है और रोती हुई उसके हाथ को पकड़कर कहने लगती है, बेटी आखिर ऐसा क्या है जो तू अपना इलाज भी नहीं कराना चाहती और साथ में इतने दिनों से तू खाना तो ले जा रही थी, लेकिन अब तक तूने खाना क्यों नहीं खाया है। तो जो सोफिया होती है वह अपनी माँ को बता देती है कि माँ अगर मैं नीरज की नहीं हो सकती तो मैं किसी की भी नहीं होंगी, अपनी जिंदगी को ऐसे समाप्त कर लूंगी, इससे कम आपके ऊपर कोई उंगली तो नहीं उठाएगा। वैसे भी नीरज तो मुझसे भागकर शादी करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया कि मैं अपने पिता की इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। यह बात सुनकर जो पिता होता है उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं और इसके बाद जो पिता होता है अपनी बेटी को आश्वासन देता है और कहता है कि बेटी तेरी शादी के लिए मैं खुद जाकर नीरज के घर वालों से बात करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन तू अब जिद छोड़ दे और डॉक्टर साहब को इलाज करने दे। इस बात को सुनकर जो सोफिया होती है वो एकदम से अपने पिता को गले से लगा लेती है और कहती है कि पिताजी अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नीरज से सच्चा प्यार किया करती हूँ और उसके बिना मैं अपनी जिंदगी को कल्पना भी नहीं कर सकती। इसके बाद सोफिया का इलाज हॉस्पिटल में चलने लगता है, लेकिन तभी वहां पर जो नीरज होता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और घर का एक नौकर नीरज की खराब हालत को देख लेता है। वह घर के मालिक को इस बारे में बताता है और जब मालिक को पता चलता है कि बेटे की तबीयत काफी ज्यादा खराब है तो उसके बाद वो अपने फैमिली डॉक्टर को यहीं पर बुलाता है और जैसे डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि इसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है और इसी वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। अपने इकलौते बेटे की ऐसी हालत देखकर पिता एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी जो नीरज है वो उसके आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहने लगता है कि पिताजी मैं मजबूर हूं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता, लेकिन आप लोग जब मेरी बात नहीं मान रहे हो तो इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अब अगर आपका समाज हमें एक नहीं होने देगा तो कोई बात नहीं, इस दुनिया में ना सही हम दूसरी दुनिया में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और इसी वजह से हम दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया है और धीरे धीरे करके हमारा जीवन वैसे ही समाप्त हो जाएगा। यह बात पिता को और भी ज्यादा रुला देती है और बेटा भी फूट फूट कर रोने लगा था। इसके बाद जो नीरज के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा मैं अभी जाता हूं, चाहे मुझे उनके पैर पकड़ने पड़े, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा और तुम दोनों की शादी करा दूंगा। यही कहकर जो पिता होता है वह घर से निकलने ही वाला था, लेकिन उतनी ही देर में जो सोफिया के पिता होते हैं वह उसके घर पर आ जाते हैं और जैसे नीरज का पिता देखता है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति उसके घर पर आया है तो वह कहने लगता है कि आप जरा रुकिए, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है, आप थोड़ी देर वेट करिए और मैं अभी आता हूं। लेकिन तभी जो सोफिया का पिता होता है वो कहने लगता है कि शायद मेरे काम से ज्यादा जरूरी आपका कोई काम नहीं होगा, अगर आपने मेरा कहा नहीं माना मेरी बच्ची इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाएगी। अब जैसे वो बच्ची का जिक्र सुनता है तो वह समझ जाता है कि हो सकता है सोफिया का पिता हो, क्योंकि वह भी मुस्लिम लड़की थी और यह व्यक्ति भी मुस्लिम था। इसके बाद जो नीरज का पिता है वो उससे कहने लगता है कि कहीं आप सोफिया के पिता तो नहीं। तो वो कहता है कि हाँ भाई साहब मैं सोफिया का ही पिता हूं और बच्ची ने जिद पकड़ रखी है कि वो शादी करेगी तो आप ही के बेटे से करेगी, वरना वो किसी से भी शादी नहीं करेगी और पिछले कई दिनों से उसने खाना पीना छोड़ रखा है। इसके बाद नीरज का पिता भी उसे अपने बेटे की हालत के बारे में बताता है और जैसे ही दोनों बच्चों की हालत के बारे में दोनों को पता चलता है तो दोनों लोग अपने अपने मजहब की दीवारें लांघने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे अगर इस दुनिया में नहीं रहे उससे अच्छा तो यह है कि ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लें और शादी करने के बाद अपनी गृहस्थी बसाएं। यह बात दोनों में तय हो गई थी और जैसी बातें तय होती हैं तो उसके बाद नीरज और सोफिया दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें करने के बाद खाना खाने लगते हैं। इसके बाद रीति रिवाज के हिसाब से उन दोनों की शादी तय की जाती है और शादी तय होने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आगे आ जाती है। दोनों माता पिता इस
बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि बच्चों की शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हो या मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से हो। इस बात का फैसला सोफिया के पिता नहीं ले पा रहे थे, लेकिन तभी जो नीरज के पिता हैं वो कहने लगते हैं कि इस बात का फैसला आराम से हो गया है, एक बार मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेंगे और दोबारा से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेंगे। बच्चों को जैसा ठीक लगता है, उन्होंने अपनी जिंदगी अपने आप चुनी है, तो वो अपने आप ही आगे जिंदगी को मैनेज करेंगे। उन्हें कौन से धर्म के हिसाब से जीना है और वो चाहे तो अपने अपने धर्म के हिसाब से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद सब कुछ हो गया था और शादी की तारीख निकाली जाती है। तारीख के हिसाब से दोनों बच्चों की शादी का मुहूर्त निकल गया था और जिस दिन मुहूर्त होता है उस दिन नीरज बारात लेकर सोफिया के घर के लिए निकल जाता है। बारात में काफी सारे लोग आए थे और कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो नीरज को वैसे तो जाना करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस लड़के की मुस्लिम लड़की से शादी होने वाली है। ऐसा ही एक व्यक्ति उस बारात में होता है और वह बारात के साथ साथ वहां पर पहुंच जाता है जहां पर नीरज की शादी होने वाली थी। जैसे ही बारात का स्वागत अच्छी तरह से किया जाता है और उसके बाद दूल्हे को आगे के काम के लिए ले जाया जाता है, तो वहां पर जब निगाह पड़ा जाता है, इस बात को देखकर वह व्यक्ति पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी वह धैर्य रखता है कि अमीर लोग हैं, न जाने किस तरह से शादी करेंगे, इनके हिसाब से हो लेने दो। और उसके बाद जब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से लड़की के साथ फेरे होते हैं और लड़की बुरखे में होती है, तो इस बात को देखकर वह पूरी तरह से खनक जाता है और नीरज के सगे संबंधियों से जाकर इस बात के बारे में पूछने लगता है। पूछता है कि भाई ये चक्कर क्या है, पहले तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुई है और उसके बाद अब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी हो रही है। तो जो सगे संबंधी होते हैं उनको इस बात के बारे में पता था कि ये लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और इनकी जिद के कारण ये शादी हो पा रही है। तो वह उसे पूरी कहानी बता देता है और इस कहानी को सुनने के बाद उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जहां देश में इस तरह के माहौल हैं कि लोग एक दूसरे को देखकर खुश नहीं हुआ करते, वहां पर एक इस तरह की शादी भी हो रही है। लोगों के बीच में शादी की काफी ज्यादा चर्चा होती है और लोग तरह तरह से इस शादी पर अपनी अपनी टिप्पणियां रखते हैं। फिलहाल नीरज के घर में मंदिर में पूजा भी होती है और वहीं पर उस घर के अंदर नमाज भी पढ़ी जाती है। सोफिया जो है घर के अंदर नमाज पढ़ा करती है, कुरान भी पढ़ा करती है। इधर जो नीरज है वो हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से पूजा किया करता है और उन लोगों को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है कि ये मुस्लिम होकर हमारे घर में नमाज पढ़ रही है, या फिर सोफिया को यह आपत्ति नहीं है कि ये लोग यहाँ पर पूजा पाठ किया करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ मोहल्ले ऐसे हुआ करते हैं कि एक दूसरे की आस्था को लेकर सवाल खड़ा किया करते हैं कि इसने स्पीकर बजा दिया तो ये गलत है। कहीं पर कोई धार्मिक यात्रा होती है तो उसमें डीजे को लेकर बवाल हो जाता है और कहीं पर कुछ लोग इकट्ठा होकर अपना धार्मिक काम करते हैं तो उसको लेकर बवाल हो जाता है। बाकी आपका इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।